सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम चैप्टर 4 के अंदर पॉलिटिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई है आपकी बुक के अंदर जो आप देखेंगे कि चैप्टर में तो नहीं है पर एक्स्ट्रा रिवाइज करिकुलम के अंदर ऐड हुई है। तो जितने भी मैंने आप सभी को कहे थे कि जो भी एक अलग से टॉपिक आ रहे हैं आपके 12th क्लास के अंदर जो इनकेस आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं, तो इनको ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करी थी ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें से हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में और चाइना के बारे में। और इन सभी चीज़ों का रिलेशन हमने भारत से लिंक करने की कोशिश करी थी। तो एज यूजुअल फिर हमने लास्ट के टॉपिक्स में कुछ और चीज़ें भी देखने की कोशिश करी थी कि जैसे रशिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। और फिर अब जो आपके बुक के अंदर इज़राइल का एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसमें भी अब आप देखने की कोशिश करेंगे कि हम इज़राइल जो ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर है, यानी कि जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आता है यूएस की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कि ब्रिक्स है और उसके बाद शार्क समिट है, शार्क से रिलेटेड चीज़ें, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, चैनल पे अपलोड है ये सारी वीडियोस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडिया इज़राइल रिलेशन के बारे में। तो बिफोर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इज़राइल है कौन, इज़राइल कहाँ से आया, इज़राइल का इतिहास क्या है और आज की डेट में इज़राइल भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है या आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन को जानने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और अगर आपने क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कहीं पे भी देख रहे हैं वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो है जानने को मिलते रहे। सो अभी अगर आप वर्ल्ड के मैप पे फोकस करेंगे, एशिया का कुछ और थोड़ा बहुत यूरोप का हिस्सा है जिसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो इस मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इज़राइल की कंट्री बहुत छोटी सी नज़र आ रही होगी। छोटी सी कंट्री दिख रही है, इतनी सी जरी सी कंट्री जो है, ये हमें समझ में भी नहीं आती कि ये कंट्री है भी या नहीं है। लेकिन आप नोटिस करें कि भारत का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस छोटी सी कंट्री से हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये इंडिया दिखाई दे रहा है और ये छोटा सा आपको यहाँ पे ये इज़राइल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लेबनान से थोड़ा सा बढ़ाता हुआ ये प्लेस जो है इतना सा हमें दिखाई दे रहा है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सी कंट्री, ये पूरी कंट्री जो हमें दिखाई दे रही है, पूरी कंट्री, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है, इस पूरी कंट्री के अंदर, इतनी सी कंट्री के अंदर 2 कंट्रियां हैं दोस्तों। इज़राइल इज़ ऑल्सो अ कंट्री, पर इस कंट्री के अंदर एक और कंट्री है जिसे आप फ़लस्तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़लस्तीन। तो आप ये याद रखिएगा भाई, फ़लस्तीन इज़ ऑल्सो इन दिस पार्ट। तो अभी आपको रिसेंटली टॉपिक पता हो कि इज़राइलों के बीच में और फ़लस्तीनों के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, बहुत तगड़ी माराकाटी चल रही है। तो उसके ऊपर ऑन दिस स्पेशल टॉपिक आई हैव मेड द वीडियो। आप उसको भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं कि असल में उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करी है। तो इज़राइल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आप देखेंगे कि 1947 के अंदर हम लोग आज़ाद हुए थे और 1948 के अंदर इज़राइल जो है फ़लस्तीन की कंट्री से निकल के खुद अपने आप को फ्री कर लेता है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे वो देख सकते हो 21वीं सेंचुरी के अंदर, यानी कि 21वीं शताब्दी के अंदर वो पावरफुल नेशन के रूप में उभरा। देखते हो कितना सा प्लेस है, मतलब कि मैं कहूँ तो अपना क्या कहते हैं, ऐसे पता नहीं कितने उत्तर प्रदेश के अंदर इज़राइल निकल जाएंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। पंजाब, हरियाणा के अंदर भी कितने सारे इज़राइल कंट्रियाँ निकल जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतनी सी कंट्री के अंदर ये वेस्ट बैंक और यहाँ पे आपको गाज़ा स्ट्राइप देखने को मिलेगा, इतना सा इलाका और इतना सा इलाका, ये दूसरी कंट्रियों का इलाका जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी जो हिस्सा, जितना दूसरा हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, ये दूसरा हिस्सा जो है वो हमें इज़राइल देखने को मिलेगा। मतलब इतनी सी कंट्री के अंदर ही ये हिस्सा इज़राइलों का है और इतनी सी कंट्री के अंदर ही ये हिस्सा आपका फ़लस्तीनियों का है। अब इसके बीच में इतिहास क्या है वो आप जानेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा।
अगर आप अलग से देखेंगे तो। लेकिन ये हिस्सा इतनी सी कंट्री में 2 कंट्री, लेकिन इतनी सी कंट्री देख सकते हैं 21वीं सेंचुरी के अंदर आज की डेट में हमारे भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इजराइल। तो वहाँ से पता चलता है उनके रिलेशन के बारे में। तो इजराइल इतनी पावरफुल कंट्री है जो कहीं ना कहीं यूएस को भी मैं कह सकता हूँ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, डिफेंस में है, इंटेलिजेंसी में, इकोनॉमिक व्यवस्था में, टेक्निकल इनोवेशन के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इतने से प्लेस के अंदर इतना सारा ये करके बैठे हुए। तो कहने का मतलब यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रही है वो तो हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी उसके ऊपर कि इजराइल कहाँ से आए थे, यहूदी लोग ये कहाँ से आए थे, कैसे आके बसे, और ख़ुद फ़लस्तीन की ज़मीन पे खुद इन्होंने अपना एक इतिहास अलग बना लिया। और आज ये कंट्री इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि अमेरिका जैसी कंट्री इनका सपोर्ट करती है, फ़लस्तीनों का सपोर्ट नहीं करती है। और यहाँ पर इंडिया भी इस चीज़ को मानता है, दैट इज़ वाई वो इनसे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू 12th क्लास आपके लिए जानना ज़रूरी था कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री क्यों थी। उसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अगर जाने तो इतना प्लेस मैंने आपको बता ही दिया कि इतना सा ही प्लेस है ये, और इतने से प्लेस के अंदर 2 कंट्रियां हमें देखने को मिल रही है। एक कंट्री ये देख सकते हो, ये वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाज़ा स्ट्राइप इतनी सी है, और उसके बाद एक कंट्री जो हमें देखने को मिल रही है वो कंट्री पूरी की पूरी ये हमें देखने को मिल रही है, ये इजराइल कंट्री है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि इतनी सी इजराइल है और इतनी सी गाज़ा स्ट्रिप है, लेकिन इनका इतिहास बहुत अलग है। इनका इतिहास अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो सबसे ज़्यादा जूइश लोग रहते हैं, बाद में अरब है, जेरुस्टिज्म जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो इनका धर्म है, रिलीजन जो है जूविज़म इन्हें बोलते हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा था 14 मई 1948 के अंदर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे 1949 के अंदर बाद में इन लोगों ने अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बनाना चालू कर दिया, और बेसिक लॉ इनका 1948 से स्टार्ट हो चुका था, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे इन्होंने अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना चालू कर दिया। 1917 के अंदर 1947 के अंदर कुछ यहूदी लोगों को इधर के इलाकों में लाके बसाया गया था, लेकिन वॉर होने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और बड़ा इलाका कब्जा लिया, तो उसके बाद फिर वॉर करा, और वॉर कर करके इन्होंने इतना बड़ा लैंड मास जो है कवर कर लिया। एट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो तो अभी आपने बेंजामिन नेतान्याहू जो है ये वहाँ के अभी प्रधानमंत्री, जिसकी फ़ोटो अभी आपने देखी। और ये फ़लस्तीनों का कॉन्फ्लिक्ट उनसे चल रहा है। ये मैंने बता दिया कि वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्राइप जो है वो इलाका जो है वो आप देख सकते हैं, वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन 1948 से लेकर 1949, 1948 से 67 के बाद इनकी पोजीशन में बहुत सारी चेंजिंग्स आई थी। वो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है, उन पे हमने अलग से वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि इनके बीच का है क्या प्रॉब्लम। चलिए वो तो हम समझ लेंगे अलग से वीडियो में, लेकिन फिर हमें जानना है कि अगर इजराइल इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इजराइल हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इसके लिए हमें इनके रिलेशंस के बारे में जानना होगा। तो भारत इजराइल जो है उसने पूरी तरीके से मैं देख सकते हो यहाँ पे बायलैटरल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक टाइज कर रखा है। 1948 के बाद अगर आप देखें तो ये कंट्री आज़ाद हुई थी और हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारी कंडीशन अलग थी, इनकी कंडीशन अलग थी। लेकिन हमने 1992 के बाद जब हमने LPG जो था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और 1991 के बाद USSR की बहुत सारी कंट्रियां टूट के CIS के अंदर और उसके बाद रशिया के अंदर बन गई। अब आप ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा 12th क्लास का, तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे उन्होंने बायलैटरल संधि करी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि इजराइल की एम्बेसी, इजराइल का दूतावास हमको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर उनकी एम्बेसी है। और हमारी भारत की एम्बेसी उनकी जगह पे आप देख सकते हैं, तेल आवी करके आगे कहते हैं एक जगह है, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी इजराइल के अंदर हमें देखने को मिलती है। और आज की डेट में भी बहुत से इंडियंस जो है इजराइल में विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट वीज़ा के तहत पे, और बहुत लोग जाते हैं। 2014 के बाद तो रिलेशन हमारे इजराइल से और ज़्यादा अच्छे हो गए, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें समझ में आया कि हाँ हम लोगों ने उनसे स्ट्रैटेजिक टाई करा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इजराइल स्टेट से, मतलब इजराइल की कंट्री से, और ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाएँ तो मैंने अभी बताया
हमारा पूरी तरीके से डिप्लोमेसी रिलेशन इंडिया का इजराइल से 1992 के बाद हुआ, क्योंकि अगर आप देखें तो इजराइल जो है वो कंट्री 1917 के अंदर खुद यूके ने उनको जाके फ़लस्तीनों की ज़मीनों पे बसाया था और ख़ुद ये कंट्री 1948 के बाद जाके आज़ाद होती है। तो इसीलिए इनका शुरुआती से टाई जो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ और नाटो जैसी कंट्रियों के साथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारी कंट्री जो थी, आपको याद होगा 1947 के बाद हमने जब 1961 के अंदर नेम करा था तो हम लोगों ने क्या कहा था कि भैया हम तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की चीज़ें अपनाते हैं, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम तो किसी भी सैन्य गुट के अंदर विलय नहीं होंगे। उसके बाद हमारा रिलेशन ज़्यादातर अरब जैसी कंट्रियों के साथ और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर और यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया से हमारे अच्छे रिलेशन बने थे। हमने यूएसए से भी अच्छे रिलेशन बनाए थे, हमने बिगाड़े नहीं थे, हम किसी से बैर नहीं करते थे, हम किसी से अपना, मैं कह सकता हूँ, बुराई नहीं लेते थे। और यहाँ पे अभी भी जो फ़लस्तीनों के बीच में और इजराइलों के बीच में जो घमासान युद्ध चल रहा है उसमें भी मोदी का अभी कोई पक्ष नहीं आया है, अभी तक तो खैर नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो ये तो हमारा इतिहास 1992 से पहले था, लेकिन 1992 के बाद फिर हमने देखा कि यार इजराइल जो है बहुत पावरफुल कंट्री है, टेक्नोलॉजी के लेवल में बहुत अच्छी है, तो हमें उनका साथ लेना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए इजराइल ने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड द वेपन ड्यूरिंग दिस, उन्होंने क्या करा कि जिस समय पे हमारे भारत के ऊपर 1992 के बाद जब इनसे संबंध अच्छे होने चालू हुए तो उन्होंने हमारी मदद बहुत करी। उन्होंने इंटेलिजेंसी के बेस पे, आईबी के बेस पे और वेपन्स के बेस पे कारगिल वॉर में हमारी मदद करी थी। सैटेलाइट जैसी चीज़ों को हमको उन्होंने दिया था और बताया था कि वॉर में आपकी मदद करेगी। दूसरा अर्थक्वेक आया था, आपको पता है, हमारे भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, उस गुजरात के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो भी इन्होंने हमारी मदद करी थी। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इनसा ऑन द बेस ऑफ ग्राउंड रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। और ये रिलेशन और ज़्यादा अच्छा जब जाके हुआ जो हम इन तीनों चीज़ों पे हमने फोकस करना चालू करा, मिलिट्री कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चर और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुए थे, इन तीनों चीज़ों पे हमने फोकस करा। तो सबसे पहले अगर मिलिट्री कोलैबोरेशन के बारे में देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इजराइलों ने हमें रेडार, उसके बाद रेडार है, बहुत सारे सर्विलांस है, ऐसे इक्विपमेंट देके, ऐसे एप्लीकेशंस देके इन लोगों ने पूरी तरीके से हमारी जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है उसको बहुत अच्छा बना दिया। तो ये आप पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन से ड्रोन हमें दिए, कौन से रेडार दिए, कौन सी चीज़ें हमें मिसाइल्स, बम्स दिए और कितना इन्होंने हमारे को फ़ायदा कराया। मतलब छोटी सी कंट्री है, आज की रेट में हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं वो आज भी इजराइल से आते हैं। तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा आगे थी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर, और वो लोगों से इतना बड़ा भारत जो है वो ख़रीदता है। तो वो बहुत एक, मैं कह सकता हूँ, मिलिट्री कोलैबोरेशन है। इसी वजह से हम लोग इनसे अपना रिलेशन बनाए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अच्छी शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद हमें देखने को मिलती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद इजराइल ने हमें लगभग $62 बिलियन का वेपन्स जो है, डिफेंस सिक्योरिटी जो है, वो हमारे भारत के अंदर इन्वेस्ट करी है। कहने का मतलब हम इन फ्यूचर भी इनसे बहुत सारे वेपन्स जो हम अमेरिका से लिया करते थे बहुत महंगे, अब वो उनसे ना लेते हुए हम यहाँ पे इजराइल से ले सकते हैं। और इजराइल से अगर ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि इतना पैसा खर्च करने का फ़ायदा क्या, हम खुद ही बना लें, है ना। हमें खुद भी बनाना चाहिए, हमें खुद भी ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहिए सरकारों को, लेकिन वो नहीं करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेशन या टेक्नोलॉजी। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी या सिस्टम है तो ये बनाते हैं, दैट इज़ वे हम देखते हैं इनके पास है। उसके बाद ये देखने की कोशिश करी गई कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो कभी भी भारत के अंदर आज से पहले नहीं आए थे, तो उन्होंने, आप नोटिस करेंगे, इजराइल के जो मिनिस्टर हैं वो भारत के अंदर आए थे 2015 के अंदर। अगर आप देखें, मैं इनका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भारत के अंदर आए थे और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत भारत में विज़िट करा। और फरवरी 2015 के अंदर जब विज़िट करा तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इन्होंने भी, क्या कहते हैं, मोदी को कन्विंस करा कि हम आपके देश में इतना इन्वेस्ट करेंगे, आपको सामान इतना बेचेंगे। सिंपल सी बात है, उनको फ़ायदा है और हमारी सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा है, इसलिए कह रहे हैं मौजा ही मौजा, मौज करा दी आपने तो हमारी, कि आपने हमें इतना सारा कुछ दिया, है ना। और यहाँ पे फिर हमने सिक्योरिटी बिहाफ पे अपनी जो समुद्री सेना होती है ना, समुद्री सेना को भी हमने अच्छा करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैनफ करके एक जगह है यहाँ पे, ये इजराइल के अंदर अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या करा, 3 इंडियन नेवी वॉरशिप, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको फोकस करने की कोशिश करिएगा।
3 नेवी इंडियन वॉरशिप जो हमने हनीफा फोर्ट यानी कि यहाँ पे भेजी थी, और किस लिए? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो मेडिटेरियन सी के पास है, मेडिटेरियन सी के पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्हें भेजी थी। तो हमारी क्या कहते हैं 3 नेवी जो वॉरशिप है वो गई थी, जिसमें इजराइलों ने हमें बताया था कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं लड़ सकते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कौन से शिप्स गई थी, शिप्स का नाम भी अगर आप देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा। INS त्रिशूल करके, ठीक है, INS मुंबई करके, और इसके बाद INS आदित्य करके, ये 3 क्या कहते हैं वॉरशिप गई थी जो नेवी की थी। मोदी जी भी गए थे, आप इमेज में देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं जो इजराइल की पोर्ट है हैनफा करके, वहाँ पे कंपटीशन हुआ था, नौसेनाओं ने भाग लिया था ताकि वो बता सके किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। तो इससे समझ में आता है कि हमारा इजराइलों से बहुत अच्छा रिलेशन है। दूसरा, चाइना कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम पे अटैक कर सकता है, इसलिए 2020 तक भी हमने ये बोल दिया है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में एडिशनल वेपन्स जो है इजराइल से खरीदेंगे। जो राजनाथ सिंह जो थे उन्होंने भी इसका प्रूफ करा, क्योंकि भारत के जो राजनाथ सिंह है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना। तो ये चीज़ जो है ये देखी गई थी, तो ये भी हम देख रहे हैं। दूसरा, फिर यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन भी करा, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी इजराइल जो है बहुत अच्छा और बहुत आगे है। तो एग्रीकल्चर में हमने क्या करा, 2008 के अंदर हमने डेयरी फार्मिंग और कृषि की जो टेक्नोलॉजी है, फंड है, उस पर फोकसिंग करने की कोशिश करी और कहा कि हम लोग पूरी तरीके से फार्मिंग की टेक्नोलॉजी में और माइक्रो इरिगेशन, छोटी मोटी जो इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्थाएं होती है उसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसको मदद करते हुए दोनों कंट्री ने मिलकर $50 बिलियन एक साथ इन्वेस्ट करने की कोशिश करी। और 2011 के अंदर ये भी भारत और इजराइल के बीच में रिलेशन हुआ कि वो अच्छा जो अर्बन क्या कहते हैं अर्बन जो वो होता है ना वाटर सिस्टम, शहरों के अंदर जल निकास प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसके लिए भी 2011 के अंदर दोनों में बातचीत हुई थी। और इवन उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी तरीके से 2014 के अंदर, मार्च 2014 के अंदर ये बोलने की कोशिश करी कि जो भारतीय किसान होंगे ना वो किस तरीके से खेती करेंगे, उसके लिए उन्होंने 10 सेंटर बनाने की कोशिश करी। कहा कि हम लोग 10 सेंटर बनाएंगे जिसमें से इजराइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्टीज़ आएंगे, वो बताएंगे कि एग्रीकल्चर टेक्निक इजराइलों के द्वारा कैसी होती है। मतलब अब इजरायली लोग बताएंगे कि भारतीय लोग खेती कैसे करें, जबकि भारतीय लोग खेती कब से करते आ रहे हैं। लेकिन हमने बस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा बहुत और अच्छा करने के लिए हमने ये रिलेशन बिल्डअप करे हैं। तो ये ठीक ठाक है, ये भी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ठीक ही है। फिर है दूसरा लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अब देखिए 2017 के बाद टूरिस्ट जो रिकॉर्ड करे गए 70,000 टूरिस्ट जो हैं 2017 में, और 2018 के अंदर लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लोग टूरिस्ट जो हैं वो इजराइल में विज़िट करते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से क्या कहते हैं इजराइल के जो वो है एयरपोर्ट, वहाँ पे एयर इंडिया जो है उसकी फ़्लाइट्स उड़ती हैं। और इससे हमने क्या करा, इससे हमने ये भी देखा कि भाई अब क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट हमें 7 घंटे लगते हैं न्यू दिल्ली से तेल अवी करके जगह है जो, वहाँ पे हम लैंड कर देते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा एक अच्छा रिलेशन जो है वो देखा जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने ये चीज़ देखी है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में और भी चीज़ें हैं कि कंट्रियाँ आपस में दोनों फंड रेस कर रही हैं ताकि इजराइल में बेटर लाइफ के लिए, इंडिया में बेटर लाइफ के लिए चीज़ें जो हैं वो हो सके। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम इतना ही इस वीडियो के अंदर लेंगे, और इजराइल इतना पावरफुल क्यों है, इजराइल से भारत के क्या संबंध है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो जब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई चीज़ बुरी लगती है तो भी कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो रिप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आबाद रहे, गाज़ियाबाद रहे और हमारी वीडियोस देखते रहें। दिस इज़ इट।